उमेश बहुत ही सीधा लड़का था, जो कि अपनी माँ सुजाता और पत्नी नेहा के साथ रहता था। उमेश जितना सीधा था, उसकी पत्नी उतनी ही चतुर और चालाक थी। एक दिन वो अपने पति से बोलती है, इतना बन ठन कर कहाँ जा रहे हो आप? जरा सुनिए। बोलिए जी, क्या कहना है आपको? आप मुझे आप बोल रहे हो? इतनी इज्जत, क्या बात है? क्यों, इज्जत तुम्हें हजम नहीं होती क्या? अब आपने सही बोला, आपके मुंह से आप अच्छा नहीं लगता है। मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। मुझे थोड़े पैसे चाहिए। बहुत दिनों से घर में बैठी हूँ ना, कहीं बाहर घूमने का मन कर रहा है मेरा। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, पिछले हफ्ते ही तो घूमने गई थी तुम। अरे पूरे 6 दिन हो गए मुझे घर में पड़े, मुझे बाहर जाना है। मुझे 6 साल हो गए हैं, घर से ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से घर आता हूँ। ना तो मैं बोर होता हूँ और ना ही मेरा बाहर जाने का मन करता है। आपका नहीं करता होगा, लेकिन मेरा तो करता है। मुझे पैसे दीजिए, मैं जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हें पैसे दे तो दूंगा, लेकिन शर्त है मेरी। बोलिए, क्या शर्त है आपकी? अब यही समय आ गया है कि आपसे पैसे लेने के लिए मुझे आपकी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तुम्हें बाहर जाना है और माँ को भी डॉक्टर के पास जाना है, तो एक काम करो, तुम माँ को साथ लेके चली जाओ। उन्हें अस्पताल ले जाके छोड़ देना, और हाँ, जब उनका चेकअप हो जाए ना तो उन्हें वापस भी लेती आना, और तब तक तुम घूम भी लेना। आप ये क्या बोल रहे हो? मेरा घूमने का कोई समय नहीं है, पता नहीं कितना टाइम लग जाए। माँ जी को लेकर जाऊंगी ना तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें पैसे ही नहीं दूंगा। ठीक है, मत दीजिए। मैं जा रही हूँ अपनी माँ को फोन करने, तब आपको पता चलेगा। मैं उन्हें बोल दूंगी कि आप मुझे बहुत परेशान करते हो, मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करते हो। अच्छा, करो करो, मैं भी बैठा हूँ यहाँ पे। और हाँ, स्पीकर पे रखना, मैं भी तो सुनो सासू माँ क्या बोलती है। जी बिल्कुल, आप देखो आज आपको कितना सुनना पड़ेगा। फिर मुझे मत कहना कि मैंने आपको नहीं बचाया या आपकी इज्जत नहीं रखी आपके ससुराल में। लगता है भूल जाती है कि इसके ससुराल वाले मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। बेशक वो इसके मायके वाले क्यों ना हो, लेकिन दामाद तो मैं ही हूँ। ओके ओके, नहीं बोलूंगा, करो। उमेश की बात सुनकर नेहा जोश में आकर अपनी माँ कविता को फोन मिला देती है। गुड मॉर्निंग माँ, कैसी हो आप? मुझे आपकी ना बहुत याद आ रही थी माँ। मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? याद तो मैं तुझे ही कर रही थी। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे ना एक बात कहनी है। तू अपनी बात बाद में कह लेना, मुझे पहले ये बता, तू सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती है कि नहीं? अपनी सास और पति का ध्यान रखती है कि नहीं? माँ, आप मेरी माँ हो या उनकी? जब देखो हमेशा उन्हीं के बारे में पूछती रहती हो। आज तो तूने बोल दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा मत बोलना। बेशक तू मेरी बेटी है, लेकिन मेरा दामाद भी मेरे बेटे से कम नहीं है। मैं तुझसे ज्यादा उससे प्यार करती हूँ। एक काम करो, तो फिर आप उसी से बात करो। मुझसे बात करने की क्या ही जरूरत है आपको? तुझे बात नहीं करनी है तो मैं भी तुझसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। बस इतना बोल रही हूँ कि अपने ससुराल वालों का अच्छे से ध्यान रखा कर, वरना अगर मुझे वहाँ से तेरी एक भी शिकायत मिली ना तो मैं तेरा गला दबा दूंगी और भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है और तेरी शादी हो गई है। अपनी माँ की बात सुनकर नेहा गुस्से में फोन रखकर अपने कमरे से बाहर चली जाती है और अपनी सास के हाथों से झाड़ू लेकर खुद लगाने लगती है। तभी सुजाता उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, आज तू झाड़ू लगाने आई है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी माँ जी, मैं ठीक हूँ। आप जाकर बैठिए, मैं लगा देती हूँ। रहने दे बहू, तुझसे नहीं होगा, मैं कर देती हूँ। तू समय से नीचे आ गई कमरे से, वही बड़ी बात है। नहीं माँ, झाड़ू मैं ही लगाऊंगी, आप बैठिए। मुझे बिना बात के कलेश नहीं चाहिए घर में। मैं कुछ समझी नहीं बहू, तू कहना क्या चाहती है? माँ माँ, आप चिंता मत करो, आज सारा काम यही करेगी। ऐसा क्या हो गया जो बहू सारा काम करने के लिए तैयार हो गई? माँ, मैडम जी ने मेरी शिकायत करने के लिए मेरे ससुराल वालों को फोन लगाया था। ये कुछ बोलती उससे पहले इसकी मम्मी ने इसे ही सुना दिया। ये काम नहीं करती, इस शक पे से इतना सुनाया है। सोचो, अगर मैंने सच में इसकी मम्मी को बता दिया कि उनकी लड़की 10 बजे उठती है और खुद एक गिलास पानी तक नहीं लेती, काम तो करना दूर की बात है, तो इसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो मेरी माँ है, मुझसे बहुत प्यार करती है। लगता है तुमने लास्ट वाली लाइन ध्यान से सुनी नहीं थी। अरे उन्होंने कहा था कि मैं अपने दामाद से अपने बेटे की तरफ प्यार करती हूँ। अगर भरोसा ना हो तो मैं दोबारा उन्हें फोन करके सच बता दूं? नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जैसा बोलोगे ना मैं वैसा ही करूँगी। ओके ओके, पहले घर का सारा काम खत्म करो,
उसके बाद माँ को ना अस्पताल लेके जाओ। ठीक है, मैं सब कर लूंगी, बस माँ को कुछ मत बोलना वरना वो मेरा भरता बना देंगी। माँ जी आप जाके तैयार हो जाइए, मैं काम खत्म करके आती हूँ। नेहा इतना कहकर अपने कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी सास को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तभी सुजाता उससे बोलती है, बहू मेरा नंबर आने में टाइम है, तब तक तू जाके मार्केट में शॉपिंग कर ले। मुझे उमेश ने पैसे दिए थे तुझे देने के लिए, तू सुबह से मांग रही थी ना। जाने दीजिए माँ जी, मुझे कुछ नहीं लेना है, मैं ठीक हूँ। बहू तू उमेश की बातों को दिल से मत लगा, मैं हूँ ना तेरे साथ। वो भी सिर्फ तुझे चिढ़ा रहा था, वो तेरी माँ को कुछ नहीं बोलेगा। माना तू थोड़ी बिगड़ी हुई है, लेकिन समय के साथ सुधर जाएगी, मुझे विश्वास है। माँ जी आप मेरी तारीफ कर रही हैं या बुराई? बहू ना मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ और ना ही बुराई कर रही हूँ। मैं तो बस तुझे तेरी आदत के बारे में बता रही हूँ, और किसी को कुछ बोलने का फायदा भी क्या है। तू अच्छी है या बुरी है, रहना तो तुझे हमारे साथ ही है। आप सच बोल रही हो ना माँ जी? आप लोग मेरी माँ को कुछ नहीं बोलोगे ना? नहीं बहू, हम तेरी माँ को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर तेरी माँ अपने दामाद को प्यार करती है तो मैं भी अपनी बहू को प्यार करती हूँ। ठीक है माँ जी, फिर पैसे दीजिए, मैं मार्केट होकर आती हूँ। सुजाता नेहा को पैसे दे देती है। नेहा भी पैसे पाकर बहुत खुश हो जाती है और मार्केट के लिए चली जाती है। वह शॉप पर अच्छी अच्छी चीजें देख ही रही होती है। तभी एक अनिकेत नाम का लड़का पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख देता है, जो कि और कोई नहीं उसका बॉयफ्रेंड होता है। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? तुम्हें खोने के बाद मुझे समझ में आया कि मैंने क्या खोया। देखो अब मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ, इसलिए मुझसे तो तुम दूर ही रहो। नेहा, तुम मुझे ऐसे कैसे भूल सकती हो? पहले तो तुम मुझ पर जान दिया करती थी, आज ऐसे बोल रही हो जैसे कि जानती नहीं हो। हाँ नहीं जानती हूँ, मैं ऐसे इंसान को जानकर करूँगी भी क्या जिसे रिश्ते निभाना आता ही नहीं है, जो एक नंबर का डरपोक इंसान है। मैं डरपोक नहीं हूँ, बस उस टाइम तुमने शादी के लिए अचानक बोला तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो गई तब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम मुझे भूल जाओ वही अच्छी बात है, वरना अगर मेरी माँ को पता चला ना तो वो मुझे जान से मार देंगी। मैं अपने ससुराल में ना बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे बिना आज भी नहीं रह सकता, मुझे पता है तुम मुझे आज भी नहीं भूली हो। अनिकेत को नेहा का हाथ पकड़े उसकी माँ कविता देख लेती है, जो कि उसे मार्केट में शॉपिंग करने आई होती है जहाँ नेहा आई थी। दोनों को एक साथ देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उनके पास जाती है और अनिकेत को थप्पड़ मारकर नेहा का हाथ छुड़वाकर अपने साथ घर ले आती है और अपने दामाद को फोन करके अपने घर बुलाती है। मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। वो ऐसा काम कभी नहीं करेगी जिससे हमारे परिवार की बदनामी हो। माँ आपको मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन मेरे ससुराल वालों को तो है। मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो खुद मेरे पीछे आया था, मैं तो उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। बेटा, मुझे इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। तुम बताओ मुझे, क्या तुमने कभी इसे किसी लड़के से बात करते हुए देखा है? अगर मैंने तुम्हारी माँ को झूठ में भी हाँ बोल दिया तो वो तुम्हारा क्या करेंगी? सोचो सोचो। अभी माँ बहुत गुस्से में है, मजाक मत करो प्लीज। बोलो बेटा, चुप क्यों हो? नहीं मम्मी जी, मैंने कभी नेहा को किसी से बात करते हुए नहीं देखा। उमेश की बात सुनकर कविता का गुस्सा शांत हो जाता है और उस दिन के बाद से नेहा अपने पति की कही हुई सारी बातें मानना शुरू कर देती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि हमेशा उसके घर में उससे ज्यादा उसके पति की ही चलने वाली है। रमा घर में बैठी होती है, तभी उसकी पड़ोसन अनीता आती है और रमा से कहती है, अरे रमा, मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ, कुछ तो कर रमा। क्या हो गया तुझे? तू किस बात को लेकर इतना परेशान हो रही है? अब क्या बताऊँ रमा, मेरे बाल तो इतने झड़ रहे हैं, सच में बहुत टेंशन होती है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिनों बाद तो मैं गंजी ही हो जाऊंगी। तो इसमें मैं तेरी मदद क्या कर सकती हूँ? तो अपने बालों का दुखड़ा लेकर मेरे पास क्यों आई है? तू कुछ बता ना रमा, मैं क्या करूँ अपने बालों का? ये तो झड़ना बंद ही नहीं हो रहे हैं। कुछ तो उपाय बता, कोई तेल, जड़ी बूटी, दवाई, कुछ तो बता। मैं सच में परेशान हो गई हूँ, अब तो टेंशन के मारे मेरे और बाल टूटने लगे हैं।
तुझे नहीं लगता है कि तू बालों की परेशानी के लिए गलत पते पे आई है? तेरे तो इतने लंबे घने बाल हैं और मेरे तो देख सर में बाल ही नहीं है। बाल हो सर में तो टूटे अच्छा भी लगे, लेकिन यहाँ तो सफा चट है। अरे हाँ, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। वैसे तो शुरू से ही ऐसी थी, मेरा मतलब है शुरू से ही ऐसी गंजी थी, कम बालों वाली। तू मेरा यहाँ मजाक बना रही है? अरे मैंने कब कहा कि मैं तेरा मजाक बना रही हूँ? अरे सच कहूँ तो मुझे सच में बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। जब इतने ज्यादा मेरे बाल टूट रहे थे तभी तो मैं तुरंत तेरे घर आई तुझसे मिलने। मुझे तो तेरी बात ही समझ नहीं आ रही। तू क्या कहना चाहती है? साफ साफ बोलना। बाल टूट रहे हैं तो मेरे घर आने का क्या मतलब है? मेरे घर आकर क्या कोई जादू हो जाएगा जो तेरे बाल ठीक हो जाएंगे? मैंने कब कहा कि यहाँ आकर कोई जादू हो जाएगा? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि तेरे सर पे तो बाल है नहीं, तो जब मेरे बाल टूटने लगते हैं ज्यादा तो मैं तुझे देख लेती हूँ और फिर क्या, मुझे तसल्ली हो जाती है, क्योंकि तेरा गंजापन मुझे बहुत ज्यादा संतुष्टि देता है, वरना मैं तो टेंशन के मारे मर ही जाऊँ। तुझे शर्म नहीं आती है मेरा मजाक बनाते हुए? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने तुझे इतने अच्छे बाल दिए हैं। तेरी बहू बेटी को इतने अच्छे बाल मिले हैं, लेकिन तू है कि दूसरों का मजाक बना रही है। मैं मजाक कहाँ बना रही हूँ, मैं तो बस अपनी टेंशन को दूर करने की कोशिश कर रही हूँ। रहने दे, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि जो तू कुछ भी बोले और वह मैं आंख बंद करके मान लूंगी। मुझे साफ दिख रहा है कि तू यहाँ मेरा मजाक बनाने आई है। तुझे बहुत मजा आता है मेरे बाल गिरते हुए देखकर। नहीं रमा, तू मेरी बातों का बुरा मत मानियो। अरे मैं क्यों भला तेरा मजाक बनाऊंगी? तू भी ना रमा, मैं तो बस तुझसे यहाँ मिलने आई थी। तू तो पता नहीं किसका गुस्सा निकाल रही है मुझ पर। जब मेरी बहुएं पूरे मोहल्ले में सबकी बहू से तेज होगी और बाल तो ऐसे होंगे जैसे भगवान ने खुद सोचा कि इसके बाल ऐसे ही होने चाहिए, तब मैं भी तुझे अच्छे से बताऊंगी तूने मजाक कैसे बनाया। अच्छा चल ठीक है, मान लिया मेरी गलती है, लेकिन तू तो अब गुस्सा मत हो, अपना गुस्सा थूक दे। तू मुंह सुजाकर अच्छी नहीं लगती है। अनीता रमा का मजाक बनाकर वहाँ से चली जाती है और इसी तरह रमा का मोहल्ले में हर कोई बालों को लेकर मजाक तो बनाता ही रहता था। रमा को नहीं पता था कि उसके बच्चों ने अपने लिए अपनी पत्नी देख रखी है। रमा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। कुछ दिनों बाद रमा के 5 बच्चे आपस में बात करते हैं और अपनी पत्नियों को रमा से मिलवाने के बारे में सोच लेते हैं और फिर सब रमा के पास अपने घर अपनी पत्नियों को लेकर आते हैं। अपने घर में 5-5 लड़कियों को देखकर रमा हैरान हो जाती है और बोलती है, अरे तुम पांचों अचानक से यहाँ कैसे आ गए और तुम्हारे साथ ये लड़कियाँ कौन हैं? रमा की बात सुनकर रमा का बड़ा बेटा मोहित बोलता है, माँ ये आपकी बहुएं हैं। ये है जूही, ये है सोनिया, ये है अंजू, ये है महक और ये है पूनम। हमें पता है आप हम सबको एक साथ देखकर आपको थोड़ा बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन माँ ये सच है, हम 5 भाइयों ने शादी कर ली। जब तुम पांचों ने शादी कर ली है, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है, तो यहाँ क्यों आए हो? अब तक जहाँ रह रहे थे वहीं रहते ना, यहाँ आकर मेरा खून क्यों जला रहे हो? माँ हमें अच्छा लग नहीं रहा था कि हमने आपसे झूठ कहा, इसलिए हम भाइयों ने सोचा क्यों ना आप तो अकेले रहती हो तो हम अपनी बीवियों को आपके पास छोड़ दे, ताकि वो भी अकेले ना रहे और आप भी अकेले ना रहो, और हम तो वैसे ही बाहर रहते हैं। सर पर इतना बड़ा धमाका कर दिया है और बोल रहे हो ये साथ ही रहेंगी? रमा को बहुत गुस्सा आता है अपने बेटों पर, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। उसके बेटों ने जो भी किया था उसे ये थोड़ी बदल जाता कि वो सब रमा के बेटे नहीं थे या वो सब रमा की बहुएं नहीं थी। मन मार कर ही सही, लेकिन रमा अपनी बहुओं को अपना लेती है। रमा की 5 बहुएं एक साथ कमरे में बैठी होती हैं। तभी रमा भी कमरे में जाती है और अपनी बहुओं से कहती है, ये कौन सा स्टाइल है तुम सबके बालों का? किसी के लाल बाल, किसी के छोटे तो किसी के इतने लंबे। तुम 5 बहुओं के अनोखे बाल कैसे हैं? माँ जी, हम भी एक दूसरे से पहली बार ही मिले थे। मुझे तो लाल रंग पसंद है अपने बालों में, तभी तो मैंने अपने बालों में ये कलर करवाया। अच्छा लग रहा है ना माँ जी? मुझे भी छोटे बाल पसंद है, बड़े बाल मुझे बहुत तंग करते हैं। कभी भी मैंने बड़े बाल तो रखे ही नहीं, इसीलिए मैं हमेशा बाल छोटे ही करवाती हूँ और मुझ पर यही सूट करता है।
मेरे तो सबसे अलग बाल है। मुझे अपने बाल ऐसे ही पसंद है। आपको शायद नहीं पता हो माँ जी, लेकिन मैं ट्रेंड को बहुत फॉलो करती हूँ और ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरे बाल बेस्ट हैं। तुम लोगों के बाल देखकर तो मुझे यही लग रहा है कि भगवान ने सबसे अच्छे बाल मुझे ही दिए हैं। अच्छा हुआ मेरे बाल तुम पांचों की तरह नहीं है। रमा अपनी बहुओं के आंखों बाल देखकर चौंक जाती है, लेकिन जब जिसका रहन सहन शुरू होता ही ऐसा है, उसे रमा भी बदल तो सकती नहीं थी। कुछ दिनों बाद रमा की बहू महक अपने लंबे लंबे बालों को छत पर धो रही थी। रमा की बहू के लंबे बाल देखकर अपने छत पर खड़ी अनीता हैरान हो जाती है और तुरंत वो अपने घर से भागकर रमा के पास आती है और हाँफते हुए बोलती है, रमा, तेरी बहू के इतने लंबे बाल, ऐसा लग रहा है जैसे नकली बाल लगाए हैं उसने। अनीता की ये बात महक सुन लेती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ओ आंटी जी, क्या कुछ भी बकवास करे जा रही हो आप? मेरे ये इतने अच्छे बाल आपको नकली कहाँ से लग रहे हैं? आंखें ठीक हैं या नहीं? अगर आंखें खराब है तो चश्मा पहन लो। कुछ भी बोल रही हो आप। इतने लंबे और मोटे बाल आजकल देखने को ही नहीं मिलते हैं, तो मुझे लगा कि तेरे बाल नकली हैं। तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, खुद के बाल तो झाड़ू जैसे हैं और चली हैं दूसरों के बालों में कमी निकालने। आज के बाद मेरे बालों को कुछ बोल मत देना आप। तू छोटी है और रमा की बहू है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ, वरना सच तो मुझे पता है, तभी तो तुझे इतनी ज्यादा मिर्ची लग गई। अरे इतने लंबे मोटे सिल्की बाल कहीं किसी के हो सकते हैं क्या? मैं तो मान ही नहीं सकती। अनीता रमा की पांचों बहुओं के बारे में बुरा भला बोले जा रही होती है। तभी वहाँ रमा की बाकी चारों बहुएं भी आ जाती हैं और अनीता की बात सुनकर सबको गुस्सा आता है। आंटी जी, आप हमारे बालों को नकली बोल रही हो। आपने अपने बाल देखे हैं? घोड़े की पूंछ लगते हैं। अरे घोड़े की पूंछ ही सही, लेकिन असली तो है ना। तुम पांचों की तरह नकली तो नहीं है ना, कि नकली बाल तो कोई भी देखकर बता सकता है। अरे आंटी जी, ये क्या? ये तो सच में हमारे हाथों में आपकी सच्चाई आ गई। आपने सच ही कहा था, नकली बाल तो है, लेकिन आपके। अनीता, तू बालों में विग लगाती है। अब तक तो तुम मेरा मजाक बनाती आई है कि मेरे बाल कैसे हैं। अरे आज तेरा खुद मजाक बन गया। मेरी बहू के अनोखे बाल देखकर तुझे जलन हो रही थी ना, और तभी तू यहाँ आई कमी निकालने, लेकिन यहाँ तो तेरे बाल ही निकल गए। अनीता का मुंह बन जाता है और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद भी अपनी पांचों बहुओं के अनोखे बालों से खुश हो जाती है। सोनम पहाड़ी लड़की थी जो कि दिल्ली शहर में रहती थी। सोनम के सामने वाले घर में सुहासिनी नाम की एक औरत अपनी बेटी ज्योति के साथ रहती थी। सोनम और ज्योति काफी अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन सोनम अपने घर में अपनी माँ करुणा के साथ बैठी होती है, तभी ज्योति वहाँ पर चावल के फर्रे लेकर आती है। अरे ज्योति बेटा, यहाँ आओ, बैठो। आंटी जी, वो आज हमारे घर में चावल के फरे बने हैं, तो बस मैं वही आप दोनों के लिए लेकर आई हूँ। चावल के फरे? वो क्या होता है? मैंने पहले तो कभी नहीं खाए। माँ, आप क्यों नहीं बनाती हो ये? अरे जब हमारे पहाड़ में ऐसा कुछ बनता ही नहीं है तो मैं कैसे बना दूं? बेटा वैसे ये होता क्या है, कैसे बनता है, जरा मुझे भी बता, मैंने भी बहुत सुना है इसके बारे में। आंटी जी, ये चावल के आटे से बनता है। हमारे यूपी में तो सब लोग बहुत चाव से खाते हैं। इसमें आपकी मर्जी होती है कि कौन सा बनाना है, दाल वाला या फिर आलू वाला। मैं आपके लिए दोनों ले आई हूँ। अरे वाह माँ, इसमें तो ऑप्शन भी है, दाल वाला और आलू वाला। ज्योति, दो तो जरा मुझे। ज्योति सोनम को फरा देती है। जैसे ही सोनम वो फरा खाती है, सोनम को फरा बहुत अच्छा लगता है और वो एक एक करके काफी ज्यादा खा जाती है। ये देखकर करुणा कहती है, अरे सोनम, थोड़े बहुत अपनी माँ के लिए भी छोड़ दे, मुझे भी तो चखने दे कि होते कैसे हैं आखिर ये। माँ, मैंने चख तो लिए, बहुत मस्त है माँ। मुझे तो आलू वाले ज्यादा पसंद आए। ज्योति, तुम्हारे घर तो और भी बने होंगे ना, मेरे लिए ला दो ना, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। लाने तो वैसे भी पड़ेंगे, क्योंकि करुणा आंटी ने खाए ही नहीं है, सब तुम ही खा गई। आंटी ने तो टेस्ट भी नहीं किया, आंटी के लिए तो लाना ही पड़ेगा ना। माँ, ज्योति से आप पता कर लो कैसे बनते हैं चावल के फरे, क्योंकि अब तो मैं यही खाने वाली हूँ।
मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ज्योति, तुम पूरी रेसिपी बता दो ना माँ को। हाँ, बस माँ को बता दो। अरे कभी तो ये भी बोल दिया करो कि माँ मैंने ये आपके लिए बनाना सीखा है। हर वक्त माँ आप ये कर दो, माँ आप वो कर दो। माँ, शादी के बाद तो सब मुझे ही करना होगा ना वहाँ, तो बस इसलिए मैं कुछ नहीं करती। वरना तो आप जानती हो कि आपकी बेटी इतनी भी कामचोर नहीं है। थोड़ा बहुत तो आता ही है मुझे। हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पता है तुझे कितना आता है। मुझे तो लगता है ना कि मैं तेरे हाथों का कभी कुछ खा ही नहीं पाऊंगी। फिर सीधा तो अपने ससुराल में ही बनाएगी सब कुछ। मेरी प्यारी माँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो? अरे मैं हूँ ना, मैं आपके आटे के फरे बनाऊंगी। हाँ आंटी जी, और इस फरे को बनाना मैं सिखाऊंगी। सब लोग बातें करने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम ज्योति के घर आती है और ज्योति से कहती है, आज मुझे फरे खाने का बड़ा मन है और आज तो मुझे सिखाएगी कि फरे कैसे बनते हैं। फिर तो तू एकदम सही टाइम पर आई है। आज ही माँ ने चावल का आटा लिया है। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि मैं फरे बनाना सीख लूं। तो अब देरी किस बात की, चल मैं तुझे बताती हूँ कैसे बनाते हैं। ज्योति जैसे जैसे बताती वैसे वैसे सोनम अब फरा बनाए जा रही थी। कुछ देर बाद फरा बन जाता है तो सोनम फरा लेकर अपने घर जाती है, जहाँ करुणा, एक कर्मा नाम की औरत और उनके बेटे माधव के साथ वो बैठी थी। सोनम को देखकर करुणा कहती है, यही है मेरी बेटी सोनम। सोनम, तो 2 मिनट अंदर चल मेरे साथ। करुणा सोनम को लेकर कमरे में जाती है और सोनम से कहती है, सोनम, तुझे देखने लड़के वाले आए हैं। तेरी मासी ने मुझे बताया था कि आज लड़के वाले आएंगे। मैं तुझे बताना भूल गई, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं ये। माँ, लेकिन मेरी शादी वो भी इतनी जल्दी? माँ, आपको तो पता है ना, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है। फिर आपने माँ से की बात क्यों मान ली? आप इन्हें कह दो कि ये जाएं यहाँ से। मुझे शादी नहीं करनी है। तेरी अंदर जरा सा भी दिमाग नहीं है ना? अरे लड़के वाले आए हैं घर में, ऐसे कैसे मैं बोल दूं कि जाओ मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती? अरे एक बार मिल तो ले, लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा परिवार है। एक बार मिलजुल ले, फिर अगर पसंद आए तो हम तेरी शादी करवा देंगे, वरना मत करियो। माँ, लेकिन मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है। अगर हमें लड़का और उसका परिवार अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए मना कर दिया तो? देख बेटा, अगर तेरे लिए वो अच्छा नहीं होगा तो मैं खुद मना कर दूंगी शादी के लिए। लेकिन अगर तेरे लिए वो अच्छा हुआ, मैं जरा भी नहीं सोचूंगी तेरे हाथ पीले करने में। ठीक है माँ, मैं आपके लिए सबसे मिलने को तैयार हूँ। अच्छा माँ, मैंने ज्योति के घर से अभी चावल के फरे बनाना सीखा है। सबको चावल के फरे दूं खाने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल जल्दी से अपना हुलिया ठीक कर और बाहर आ जा। सोनम थोड़ा तैयार होती है और फिर सबके लिए फरा लेकर बाहर आती है। बहन जी, वैसे मानना पड़ेगा कि आपकी बेटी तो बहुत ही सुंदर है। भगवान का ही दिया है मेरी बेटी का रंग रूप। अरे सोनम बेटा, जो तूने बनाया है वो इन्हें भी तो दे जरा। ये लीजिए, ये चावल के आटे के फरे हैं, मैंने खुद बनाए हैं। सब लोग फरा खाते हैं। माधव को फरा बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, अरे वाह, ये फरे तो बहुत अच्छे बने हैं। लेकिन तुम तो पहाड़ी हो और ये तो यूपी साइड बनता है, तो तुमने इसे कैसे बनाया? हाँ, ये यूपी साइड ही बनता है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने बनाना सीख लिया। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम इतना अच्छा खाना बना सकती हो। मुझे तो तुम्हें देख के यही लग रहा है कि तुम बस पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती हो। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। मेरी बेटी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। उसका तो मन ही है कि वो शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई को जारी रखे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं और माधव ये सोच ही रहे थे, अगर हमारी होने वाली बहू पढ़ना लिखना चाहती होगी तो हम उसका पूरा साथ देंगे, उसे कोई रोकेंगे टोकेंगे नहीं। माँ, आपने बताया नहीं कि फरे कैसे बनाए हैं सोनम ने? अरे तो बहुत अच्छा बनाया है। लगता है सोनम भी फरे की बहुत ही शौकीन है, तभी तो इतना अच्छा फरा बनाना सीख लिया। सब लोग आपस में बात करते हैं और आपसी सहमति से रिश्ता भी तय हो जाता है। कुछ दिनों बाद सोनम और माधव की शादी हो जाती है और सोनम बहू बनकर अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में जाने के बाद सोनम वहाँ सब कुछ अच्छे से संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद सोनम ने सबके लिए फरे बनाए थे। अरे वाह बहू, आज फरे बनाए हैं। लगता है फरे की शौकीन बहू का शौक अभी तक खत्म नहीं हुआ। माँ जी, फरा तो मुझे बहुत पसंद है। वो तो ससुराल में आई हूँ इसलिए अब इतना नहीं बना रही। यहीं अगर अभी मैं कुंवारी होती ना तो रोज ही फरा बनाती मैं, और वो भी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। हाँ तो बहू, यहाँ कौन सा तुझे कोई पाबंदी है, बना लिया कर। माँ जी, मुझे डर लगता है कहीं आप मुझे डांटो ना। बहू ये क्या बात हुई? अगर तुझे कुछ अच्छा लगता है
तो उसमें मैं क्यों तुझे सुनाऊंगी। अपनी सास के कहने के बाद तो सोनम अब हर रोज ही फरा बना दिया करती थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद सोनम ने फरा बनाया था कि तभी वहाँ सोनम के ससुर जी मोहनदास आ जाते हैं। मोहनदास जी गांव से आते हैं। सोनम सर पर पल्ला रखती है और अपने ससुर जी के पैर छूती है। माफ करना बहू, मुझे तेरी शादी की अगली सुबह गांव जाना पड़ा। वहाँ जमीन फंसी हुई थी ना, अगर नहीं जाता तो कोई हड़प लेता, इसलिए वहाँ जाना जरूरी था और मैं चला गया इसलिए। अरे ससुर जी क्या बात कर रहे हैं, वहाँ आपकी ज्यादा जरूरत थी। अरे मैंने अब तक तेरे हाथों का कुछ खाया कहाँ है। अब आया हूँ तो कुछ अच्छा सा बढ़िया सा बना के खिला दे ताकि मेरा मन भर जाए। और हाँ, कुछ अच्छा सा बनाइयो। सोनम तुरंत रसोई में जाती है और बने हुए फरे को गर्म करके अपने ससुर जी को दे देती है। मोहनदास को फरे बहुत अच्छे लगते हैं और वो अपनी जेब से पैसे निकालकर सोनम को देते हैं। ये ले पैसे रख, और हाँ खुश रह तू, इतना अच्छा बनाया है, रोज बनाया कर। तभी वहाँ रमा आती है और बोलती है, लगता है चावल के फरे की शौकीन बहू ने सब पर अपने फरे का जादू ही चला दिया है। अरे अब बहू ने बनाए हैं तो अच्छे ही होंगे ना, और खाने के बाद तो और ज्यादा अच्छे लग रहे हैं मुझे। सब लोग हंसने लग जाते हैं और सोनम के फरे उसके ससुराल में भी फेमस हो जाते हैं। सुरीली अपनी जेठानी नीलम के साथ बाहर हॉल में बैठकर मटर छील रही होती है। तभी रसोई से निधि के चिल्लाने की आवाज आती है। दीदी ये तो निधि की आवाज है। निधि इतना चिल्ला क्यों रही है? सब ठीक तो है ना दीदी? सुरीली, ये तो रसोई में जाकर ही पता चलेगा। जल्दी से रसोई में चलो। नीलम और सुरीली दोनों रसोई में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर निधि के पल्लू में आग लगी होती है। नीलम तुरंत पानी से भरा जग निधि के पल्लू पर डालकर आग बुझा देती है। बहू क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? और तू ठीक तो है ना बहू? तू कहीं से जल तो नहीं गई ना? अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बहू अब हमें ये भी बता दे कि आखिर ये आग कैसे लगी रसोई में? चाची जी, मैं सबके लिए सलाद काट रही थी और गैस पर सब्जी हो रही थी। पता नहीं कहाँ से कौन सी हवा चली कि मेरा पल्लू सीधा चूल्हे पर चला गया और पल्लू में आग लग गई। तो बहू तू देखकर काम किया करना। अभी अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हमारे बारे में भी तो सोचा कर। अरे तुझे इस घर में आए हुए इतना टाइम हो गया है और तू कुछ भी ठीक से करना सीखी ही नहीं। मुझे ना अब कुछ करना ही नहीं है। अरे मैं कितना भी अच्छे से खाना बना लूं, आप लोगों को कभी मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। अब से मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी। अब आप लोग खुद बनाओ और खुद खाओ। बहू ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे हम तुझे गलत सही के बारे में नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? और इस घर की तू बहू है, अगर तू ही काम करने से मना कर देगी तो काम कौन करेगा? माँ जी, घर की बहू हूँ मैं, यही सोचकर मैं घर के काम करती हूँ। लेकिन बाकी सबको तो मेरे बारे में सोचना चाहिए ना। मैंने प्यार से सबके लिए खाना बनाती हूँ, लेकिन कोई तारीफ नहीं करता मेरी। अगर तारीफ लायक खाना बनाएगी तो तारीफ मिलेगी ना। देख बहू, हमारी जॉइंट फैमिली है, मैंने भी सब कुछ संभाला है, सुरीली ने भी सब कुछ संभाला है, इसलिए हमें लगता है कि तुझे भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दीदी आप भी ये क्या बहू को इतना सुना रही हैं? अरे गलती हो गई, सबसे हो जाती है। मैं भी जब शादी करके आई थी तो मुझसे भी तो गलतियाँ होती थी। मैंने भी तो समय के साथ ही सीखा है ना। तुमने सीखा तो, लेकिन यहाँ तो बहू कुछ सीखना ही नहीं चाहती है। हर काम में बस मुंह ही बनाती रहती है। कुछ भी कहो, इसे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। अरे कल को इसकी देवरानी आएगी तो वो क्या सीखेगी? हाँ मैं मुंह बनाती हूँ क्योंकि मुझे अब इतना करना ही नहीं है। अब आप कोई कुक बहू ही ले आओ अपने लिए, जो आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाए। रसोई के बाहर के काम मैं ही कर लूंगी। निधि इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। निधि की बात सुनने के बाद नीलम और सुरीली उसे कुछ कहते ही नहीं और वो दोनों खुद ही सारा खाना बनाने लग जाते हैं। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसकी पड़ोसन विमला आती है। अरे विमला क्या हुआ? आज तो बहुत दिनों बाद दर्शन दे रही है। मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या तुझे, जो तूने आना जाना बिल्कुल बंद ही कर दिया? अरे दीदी, विमला कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी, तभी नहीं आई। देख लो सुरीली बहन अपनी जेठानी को, पड़ोसियों की कोई खबर नहीं है, ऊपर से मुझसे ही शिकायत लगा रही है कि मैं नहीं आती। मुझे तो बहुत बुरी लगी नीलम बहन की ये बातें। अरे क्या विमला, तू भी ना इतनी इतनी बातों को दिल से लगाती है। अरे गलती माफ कर दे, गलती हो जाती है सबसे। तू मायके नहीं गई अपने? अच्छा चलो ये सब छोड़ो और मेरी बात सुनो। तुम्हारे अभय के लिए मैं एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आई हूँ।
लड़की बहुत ही संस्कारी है। अरे काम में तो एकदम निपुण है। कहो तो बात आगे चलाऊं? अरे नहीं नहीं, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए जो हमारी जॉइंट फैमिली को संभाल ले। बड़ी बहू तो अब तक हमारे घर में एडजस्ट ही नहीं कर पाई है। अगर ऐसी ही छोटी बहू आ गई तो दोनों ही दिक्कत होगी। अरे वो लड़की बहुत ही सीधी और संस्कारी है। उसे परिवार संभालना आता है। उसका परिवार भी जॉइंट फैमिली वाला है। यहाँ तक कि लड़की कुक है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। दीदी मुझे लगता है कि हमें एक बार लड़की और उसके परिवार वालों से मिल लेना चाहिए। क्या पता ये लड़की हमारे अभय के लिए बनी हो। मुझे तो जितना उसके बारे में पता चला है वो ठीक ही लग रही है। विमला की बताई हुई लड़की नेहा से सब लोग मिलने जाते हैं। दोनों परिवार को ही एक दूसरे का परिवार अच्छा लगता है। नेहा और अभय भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद अच्छे मुहूर्त पर उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद नेहा सब कुछ संभालने लगती है और खाना तो वो बहुत ही अच्छा बनाती है, क्योंकि कुक बहू जो थी। ऐसे ही एक दिन सुरीली सबके आगे नेहा को सोने का हार पहनाते हुए बोलती है, नेहा बहू, तूने अपने परिवार को तो अच्छे से संभाला ही है, लेकिन मैं तो ये हार तुझे इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। ऐसा लग रहा है कि जॉइंट फैमिली में एक कुक बहू आ गई है। माँ जी, मैंने अपने कुकिंग के प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ाया, घर की परेशानी की वजह से। मेरे मायके में तो कोई खास मेरे खाने की तारीफ ही नहीं करता था, लेकिन यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा ही परिवार चाहिए था। माँ जी, चाची जी, आपने इतने समय में मुझे तो कुछ भी नहीं ऐसा कीमती दिया। नेहा को आए हुए बस अभी 1 महीना हुआ है और आपने उसे इतना कीमती हार दे दिया। बहू, इंसान अपने व्यवहार से ही लोगों का दिल जीतता है, और अगर व्यवहार ना अच्छा हो तो खाने से तो कोई जीत ही नहीं सकता। लेकिन तेरा ना व्यवहार अच्छा है, ना तुझे अच्छा खाना बनाने आता है, ये तुझे भी पता है। लेकिन अब तक तो मैं सब कुछ कर रही थी, वो तो आपने नहीं देखा। हमने सब देखा है। अगर अब तू कुछ ऐसा काम करे जिससे हम तुझे कोई कीमती चीज दे, तो वो हम तुझे खुशी खुशी देंगे। जॉइंट फैमिली के लिए मुझे पहले से ही इतनी दिक्कत होती थी खाना बनाने में, अब कुक बहू आ गई है तो मेरा दूर दूर तक कोई नंबर नहीं आएगा। अब मुझे किसी से कुछ नहीं मिलने वाला। सब लोग नेहा की तारीफ करते हैं और ये बात निधि को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ दिनों बाद निधि के ससुर मोहन दफ्तर के लिए जा रहे होते हैं तो निधि उन्हें उनका टिफिन देने जाती है। ससुर जी, आप अपना टिफिन लिए बिना ही दफ्तर जा रहे हो, ये लीजिए आपका टिफिन। अरे निधि बहू, तुमने तो नहीं बनाया है ना? अरे नहीं ससुर जी, मैंने तो नहीं बनाया। क्यों, आपको मेरे हाथों का खाना खाना है? अरे बहू, भगवान बचाए तुम्हारे हाथों के खाने से। मैं तो कुक बहू के हाथ का खाना ही खाऊंगा। वो तो मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे लगा तुमने बनाया होगा। अगर तुमने बनाया होता तो मैं तो टिफिन भी नहीं ले जाता। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। मोहन इतना बोलकर दफ्तर चले जाते हैं, लेकिन मोहन की बातें निधि को बहुत चुभती है, इसलिए वो रसोई में आती है जहाँ नेहा खाना बना रही होती है। जब से तुम इस घर में आई हो ना, हर कोई बस तुम्हारी ही तारीफ करता रहता है। हर कोई तो मुझे भूल ही गया है जैसे। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस घर की बहू ही नहीं हूँ। क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? चुप हो जाओ तुम, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम कुक नहीं होती और ऐसे ही कुछ भी साधारण सा खाना बनाती तो मुझे इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। निधि काफी ज्यादा परेशान थी, इसलिए अब नेहा बुरा खाना बनाना शुरू कर देती है और निधि को अच्छा खाना बनाना सिखाने भी लग गई थी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद निधि सबको खाना परोसती है, जो कि सबको अच्छा लगता है। तुरंत नीलम अपने कमरे में चली जाती है और सोने का हार लाकर निधि को पहनाती है। बहू, कुक बहू ने तो दिखा दिया कि उसे ज्यादा कुछ तो नहीं आता, लेकिन जितना भी आता है उसने दिखा दिया कि उसके हाथों में कितना स्वाद है। हाँ बहू, तूने सच में बहुत अच्छा खाना बनाया है। कुक बहू से भी अच्छा खाना है ये। आप सबको मेरा बनाया हुआ खाना पसंद आया, लेकिन ये सब बस नेहा की वजह से हुआ है। नेहा अपना खाना खुद ही बेकार बनाती है और मुझे अच्छा खाना बनाना सिखा रही थी। नेहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया। जॉइंट फैमिली की कुक बहू ने सबको अच्छा खाना बनाना सिखा दिया था। शिवानी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और समझदार लड़की थी। जब से उसने होश संभाला था, तब से ही उसने एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की ख्वाहिश की थी। माँ, मैं अपनी शादी में लाइट ग्रीन लहंगा पहनूंगी। लाल तो सभी लोग पहनते हैं। अरे हाँ बेटा, तेरा जो मन करे तू वो पहनना, लेकिन तेरी शादी तो तेरे पापा की पसंद से ही होगी। हाँ माँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
मेरे पापा मेरे लिए किसी राजकुमार जैसे लड़के को ही चुनेंगे। मैं इकलौती लाडली बेटी जो हूँ उनकी। चलो बहुत हो गया शादी के सपनों में घूमना, अब असल जिंदगी में वापस आ जा और खाना खा ले। लो तेरे पापा भी आ गए। क्या बातें चल रही है माँ बेटी की? अरे हमें भी कोई बताएगा? कुछ नहीं जी, आपकी लाडली शादी के सपनों में खोने लगी है। हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी धूमधाम से हो और सब देखते ही रह जाए। अरे क्यों नहीं, मैंने तो पहले ही अपनी बिटिया के लिए उसका दूल्हा देख रखा है। लड़का बहुत ही सज्जन और अच्छा है। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। ऐसे ही हंसते खेलते समय बीतने लगता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही मिलता है। तभी एक दिन राजेश की कार का एक्सीडेंट होता है और उसकी मौत हो जाती है। शिवानी की तो जैसे मानो दुनिया ही उजड़ गई थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन गीता को राजेश का एक खत मिलता है, जिसमें शिवानी के पिता ने अपने बचपन के दोस्त से कुछ वादे किए थे, जिनके अनुसार उनके बेटे कमलेश और इनकी बेटी शिवानी का रिश्ता पक्का कर दिया गया था। कुछ दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी करवा दी जाती है। शिवानी अपने पिता का मान रखने के लिए कमलेश से शादी कर तो लेती है, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि कमलेश दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो बहुत काला था। इसी के चलते उनके बीच में अक्सर ही लड़ाई झगड़े हुआ करते। एक दिन ऐसे ही शिवानी कमलेश को अपने पास बुलाती है और कहती है, अबे ओए कोयले की खान, इधर आ जल्दी। जी कहिए। मेरा ना आज पिज्जा खाने का दिल हो रहा है, जा के लेकर आ। जी आपने तो 2 दिन पहले पिज्जा खाया था, और देखिए ना इतने पैसे खर्च करना सही नहीं होता है। ओए अब तू मुझे बताएगा कि मुझे कब क्या खाना है और क्या नहीं। जी देखिए, मैं ना एक मध्यम वर्ग का आदमी हूँ, ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास, तो मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप मेरी पूरे महीने की तनख्वाह 10 दिन में खर्च ना करवाएं। थोड़ा हिसाब से चलिए, वरना आगे दिक्कत हो जाएगी हमें। अरे तेरे जैसे पति को झेल रही हूँ, मेरे ऊपर क्या गुजर रही है ये तो कभी सोचा नहीं है तूने, और मुझे भाषण दे रहा है। आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं। अच्छा ठीक है, आज रहने देते हैं पिज्जा को, लेकिन अगली बार जब कहूँगी ना तो लेके आ जाना। ठीक है, मैं ले आऊंगा। समय ऐसे ही बीतता रहता है और शिवानी कमलेश को नीचा दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। फिर भी कमलेश उससे कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सब सहन करता रहता है, क्योंकि उसे शिवानी से पहले ही नजर का प्यार जो हो गया था। इसीलिए वो उसकी हर बात को नजरअंदाज कर देता और बस इसी इंतजार में वक्त गुजारता कि एक न एक दिन शिवानी को भी उससे प्यार हो जाएगा। कमलेश शिवानी को बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है, सुनिए। क्या है? वो मैं कह रहा था कि साफ साफ कहो ना, क्या बात है? वो मैं बस ये कहना चाहता था कि हम कहीं घूमने चलते हैं। जब से शादी हुई है कहीं घूमने नहीं गए। मैं और तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी? शक्ल देखी है अपनी, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। कमलेश अपना गम सबसे छुपाते हुए फिरता है, लेकिन उसकी माँ उसकी ये हालत देख नहीं पाती और वो जाकर शिवानी से बात करती है। बहू, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। आज तो मेरी क्लास लगने वाली है। इस कलूटे ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया होगा शायद। जी कहिए। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भी बहुत सपने होंगे तुम्हारी शादी को लेकर, जो कि अब चूर चूर हो गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे बेटे से उसका बदला लो। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम इतनी भोली भी नहीं हो जितना बनने की कोशिश कर रही हो। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती आपसे, प्लीज आप जाइए। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ, पर ध्यान रहे मेरे बेटे को किसी तरह की तकलीफ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब जाइए। सरिता के वहाँ से जाते ही शिवानी बहुत गुस्से में आ जाती है और खुद से कहती है, आज तो मैं छोड़ूंगी ना इस काले पतीले को बिल्कुल भी। मेरी चुगली करेगा अपनी माँ से। शाम को कमलेश काम से लौटकर अपने घर आ जाता है। उस दिन उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं होती। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ शिवानी पहले से ही गुस्से में बैठी होती है। उसे देखकर कमलेश समझ जाता है कि आज कुछ तो बड़ा होने वाला है। इतने में ही शिवानी उसके पास तेजी से चलकर आती है और उसे धक्का मारती हुई कहती है, और कमलेश पीछे जाकर गिरता है। क्यों बे, बहुत मजा आता है क्या मेरी चुगली करने में अपनी माँ से? ये आप क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो तेरी माँ ऐसे ही मेरे पास आकर मुझे इतना सब कुछ सुना कर चली गई। मैंने तो माँ को कुछ नहीं कहा, फिर माँ इन्हें क्या कहने आई होंगी। सुनिए, मुझे ना कुछ नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं।
देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर आज के बाद तेरी माँ मेरे पास आई ना तो तेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद कोई भी आपसे कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही होना चाहिए। उसी रात कमलेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है, लेकिन वो शिवानी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप घर से बाहर आ जाता है। डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करता है। वो थोड़ा ही दूर पहुंचा था कि बेहोश होकर वहीं सड़क के किनारे गिर जाता है। इस बात से अनजान शिवानी चैन से अपने कमरे में सो रही थी। कमलेश को पड़े हुए पूरी रात बीत जाती है और फिर अगली सुबह दूध बेचने वाला वहां से गुजर रहा था तो उसकी नजर कमलेश पर पड़ती है और वो उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अरे भैया उठिए, आप यहाँ क्यों सोए हैं? उठिए ना। दूध वाले की लाख उठाने पर भी कमलेश नहीं उठता तो वो अपनी दूध की गैलन को वहीं साइड में रखकर कमलेश को अपनी साइकिल पर बैठाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर कमलेश को एडमिट कर लेते हैं और उसका इलाज करने लगते हैं। कुछ देर के बाद कमलेश को होश आता है और वो शिवानी को तलाशता है। जैसे तैसे डॉक्टर उसे शांत करता है। देखिए, आप ज्यादा हिलिए मत, वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, मुझे जाना होगा। मेरी माँ और मेरी पत्नी दोनों घर पे अकेली हैं और उन्हें ये पता चला कि मैं रात से घर से बाहर हूँ तो वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, आप हमें अपने घर का नंबर दे दीजिए, हम उन्हें यहाँ पे बुला लेंगे। जी ठीक है। कमलेश डॉक्टर को शिवानी का नंबर दे देता है। डॉक्टर उसे और उसकी माँ को वहीं बुलवा लेते हैं। कुछ देर के बाद में वो दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जैसे ही सरिता कमलेश को देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो उसके पास जाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा ये क्या हो गया तुझे और तूने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? देखिए, इन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आया है। ये कई दिनों से परेशान चल रहे हैं। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? हार्ट अटैक? जी हाँ, आपको जानती हैं कि ये किस तरह की टेंशन ले रहे हैं या कोई बात इन्हें अंदर से खाई जा रही है? हाँ डॉक्टर साहब, ये सब इस करमजली की वजह से हुआ है। अब तो खुश है ना तू? नहीं माँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आप इन्हें कुछ मत कहिए। ये मुझे अभी बचा रही है और मैंने इनके साथ कितना बुरा सलूक किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं माँ जी, आप इनकी बातें मत सुनिए। ये सब जो कुछ भी इनके साथ हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। इसीलिए आज ही इन्हें मैं छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ यही सही होगा। तू मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा और फिर दोबारा पलट के कभी मत आइयो। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? माँ, इनके बिना मैं जी नहीं सकता। माँ, इनके जाने के बाद मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। मैंने आपके साथ इतना सब कुछ गलत किया और आप फिर भी मुझसे प्यार करते हो। क्यों? अरे आप इतने अच्छे हो कि कोई भी लड़की आपको आसानी से मिल जाएगी, फिर मैं ही क्यों? जो किसी एक से प्यार करते हैं ना, वो दूसरों से दिल नहीं लगाते। मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है और हमेशा आपसे ही करता रहूंगा और किसी के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता। माफ कर दीजिए मुझे प्लीज। मैंने आज तक जो भी किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। फिर भी आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है। सजा तो सिर्फ एक ही है। क्या? सजा तो एक ही है, मैं और मेरा साथ। अगर आपको सजा चाहिए तो सजा के रूप में मुझे अपना लो, नहीं तो आपका जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। प्लीज मुझे ऐसे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके साथ रहना कोई सजा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी खुशनसीबी है और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि आप मेरे पति हो। इसके बाद शिवानी कभी कमलेश के कालीपन का मजाक नहीं उड़ाती और ना ही उससे किसी भी तरह की बदतमीजी करती। जितना प्यार कमलेश उससे करता था, वो भी अब उससे उतना ही प्यार करने लगी थी। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं।